हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं सूरज साहू स्वागत करता हूं आप सभी का संकल्प स्टडी सर्कल के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारी एंशिएंट हिस्ट्री की क्लासेस चल रही हैं, जिसमें हमने लास्ट क्लास में क्या कवर कर लिया था। लास्ट क्लास में हमने पुष्यभूति वंश के बारे में कवर किया था। हर्षवर्धन या वर्धन वंश के बारे में भी बोला जा सकता है। आज से हम शुरू करेंगे किस चीज के बारे में? संगम वंश के बारे में। कौन सा वंश? संगम वंश। आज से जो हम शुरू करने वाले हैं वो है आपका संगम डायनेस्टी या संगम वंश के बारे में। ठीक है, लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को थोड़ी सी कहानी सुनाई थी कि संगम वंश जो है उसको दो भागों में बांटा जा सकता है। दो भागों में किस तरीके से बांटा जा सकता है? पहला भाग बांट लो कि संगम। संगम वर्ड क्यों बोला जाता है? मैंने बताया था क्यों बोला जाता है संगम। क्योंकि इस समय मीटिंग्स हुई थी, संगम हुआ था। किसका संगम हुआ था? कवियों का संगम हुआ था बेसिकली। ठीक है ना, किसका संगम हुआ था? कवियों का। और इस संगम काल में देखा जाए तो साक्ष्य मिले हैं कौन से? तीन राजवंश के। तो तीन वंश है, चेर, चोल और पांड्य वंश। ठीक है ना। एक पहला क्वेश्चन यहीं से बनता है जो आप लोग यहीं पे याद कर लो कि ये जो संगम वंश की बैठक हुई थी, इसका खर्चा तो लगेगा, कवि लोग अपने पैसे से तो करेंगे नहीं। तो इसका खर्च कौन उठाया था? सारा की सारा पांड्य वंश ने। ठीक है ना, सारा की सारा खर्च किसने उठाया था? पांड्य वंश ने उठाया था। सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ये जो भी डायनेस्टीज में जो भी मीटिंग्स हुई हैं, इन मीटिंग्स का खर्च किसके द्वारा उठाया गया था? ये उठाया गया था किसके द्वारा? पांड्य वंश के द्वारा। संगम काल को दो भाग में बांट दो। संगम काल बेसिकली तीन वंश के बारे में पढ़ेंगे हम, चेर, चोल और पांड्य के बारे में। लेकिन इसी के बाद दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश में कुछ हमें देखना पड़ेगा। पल्लव, चालुक्य, राष्ट्रकूट और वो जो चोल है, यही चोल दोबारा आते हैं। मतलब इन चोल को ओवरटेक कर लिया गया था पल्लव द्वारा और दोबारा से चोल आते हैं। और मतलब 450 साल बाद करीब दोबारा से चोल वंश उभरता है और वो करीब 1200 ईस्वी तक बना रहता है। ठीक है ना। चलो, तो कल हमने देख लिया था कि भाई संगम काल किसे कहते हैं। संगम काल मतलब बैठकें हुई थी। कितनी बैठक हुई थी? तो ये भी हमने देख लिया था। टोटल कितनी बैठक हुई थी? 3 बैठक हुई थी, है ना। कितनी समितियां हुई थी? देखा जाए तो 3 समितियां हुई थी। तीनों समिति का खर्च किसके द्वारा उठाया गया था? पांड्य राजाओं के द्वारा उठाया गया था। तीनों समितियों का खर्च किसके द्वारा उठाया गया था? पांड्य राजाओं के द्वारा उठाया गया था। अगर बात करें इनके क्षेत्र के बारे में तो मैप ने हमने कई बार देख चुके हैं, एक बार फिर से देखेंगे जहां से क्वेश्चन बनता है ना। चेरा, यहां पे देखो आप लोग मैप में, चेरा का क्षेत्र कौन सा है? केरला वाला क्षेत्र जो आता है वो किसका आता है? चेरा का आता है। ठीक है ना। पांड्य का ये वाला क्षेत्र जो आता है वो किसका आता है? पांड्य का। और इसके ऊपर जो क्षेत्र आता है वो किसका आता है? चोलाज का आता है। चलो, क्लियर हो रहा है, समझ में आ रहा है ना। तो सबसे पहले इनको मैप में आप लोगों को लोकेशन पता होनी चाहिए कि अगर मैप बनाए तो उसके आधार पर ये वाला क्षेत्र जो है, जो प्रेजेंट डे आप केरल बोल सकते हो, तो ये वाला क्षेत्र किसके अधीन है? चेरा के अधीन है। ठीक है, ये वाला क्षेत्र अगर है तो ये किसके अधीन है? चोला के अधीन है। और बीच वाला ये वाला जो क्षेत्र आता है ये किसके अधीन है? पांड्य राजाओं के अधीन है ना। तो संगम डायनेस्टी में बेसिकली आपको इन्हीं 3 के बारे में जानना है। किसके बारे में? चेर, चोल और पांड्य। इसमें से सबसे प्राचीन, एक एक करके शुरू करेंगे, लेकिन सबसे प्राचीन की बात की जाए तो सबसे प्राचीन कौन है? चेर। चेर के बाद पांड्य। ठीक है ना। पांड्य के बाद चोल। हालांकि पांड्य को नाम नहीं, पांड्य का मतलब होता है सबसे प्राचीन। ठीक है ना। पांड्य का मतलब ही क्या होता है? पांड्य जो शब्द है उसका अर्थ क्या होता है? सबसे प्राचीन। लेकिन सबसे प्राचीन पांड्य नहीं है। सबसे प्राचीन कौन है? चेरा सबसे प्राचीन माने जाते हैं। एक एक करके इन 3 राजवंश के बारे में देखेंगे। चलो, है ना। तो यहां से अगर बात करें कि इनके साक्ष्य कहां से मिले हैं, साक्ष्य जो मिले हैं वो 3 किताबों का नाम याद रखोगे आप लोग। सबसे पहले इंडिका। साक्ष्य कहां से मिले हैं? तो लिखो, इन राजवंशों के साक्ष्य मेगास्थनीज की इंडिका द्वारा मिले हैं। इनके साक्ष्य कहां से मिले हैं? मेगास्थनीज की इंडिका। दूसरा नाम लिखोगे अष्टाध्यायी। किसने लिखी है अष्टाध्यायी? पाणिनि ने। बहुत बढ़िया। ठीक है, तो दूसरा नाम लिखोगे अष्टाध्यायी, पाणिनि द्वारा रचित अष्टाध्यायी। पहला नाम लिखो मेगास्थनीज द्वारा रचित इंडिका। दूसरा नाम लिखो अष्टाध्यायी, पाणिनि द्वारा रचित अष्टाध्यायी। ठीक है। और ब्राह्मण्स में हमने एक ब्राह्मण पढ़ा था, ऐत्रेय ब्राह्मण, याद है आप लोगों को? ऐत्रेय ब्राह्मण किसका ब्राह्मण हुआ करता था? ये
ऋग्वेद का। किसका हुआ करता था? ऋग्वेद का। तो लिखो ऐत्रेय ब्राह्मण। ऐत्रेय ब्राह्मण से इसके साक्ष्य मिले हैं। तो अगर हम बात करें कि अभी तक हमने तीनों किताबों के बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, है ना। इंडिका किसके द्वारा लिखी गई थी? मेगास्थनीज के द्वारा लिखी गई थी। उसमें भी चेर चोल पांड्य के साक्ष्य मिलते हैं। उसी के बाद देखोगे आप अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी किसके द्वारा रचित थी? पाणिनि के द्वारा रचित थी। इसमें भी किसके मिलते हैं? चेर चोल पांड्य या संगम वंश के साक्ष्य मिलते हैं। और ब्राह्मण में एक ब्राह्मण मिलता है आपको। कौन सा ब्राह्मण? ऐत्रेय ब्राह्मण। इससे भी क्या मिलते हैं आपको? चेर चोल पांड्य या संगम वंश के साक्ष्य मिलते हैं। क्लियर हो गया? समझ में आ गया? तो पहला क्वेश्चन यहाँ साक्ष्य से बनता है। दूसरा क्वेश्चन इनके साइन से बनता है। कुछ चीजें हैं जो मैं यहीं एक साथ आप लोगों को बता दे रहा हूं, एक साथ आप लोग याद कर लोगे इन चीजों को, ठीक है। बात करें चेर चोल पांड्य, ये क्वेश्चन अक्सर रिपीट होता है और यहां से क्वेश्चंस बनते भी हैं कि इनके एम्बलम क्या थे। इन सब के नेशनल एम्बलम हुआ करते थे अपने अपने, ठीक है। तो एम्बलम क्या हुआ करते थे, या साइन बोल सकते हो, प्रतीक क्या हुआ कर सकते थे? प्रतीक बोला जा सकता है हिंदी में, प्रतीक, ठीक है ना। इनके क्या प्रतीक हुआ करते थे? तो चेर के याद रखोगे, है ना, बो, धनुष, बो, धनुष, ठीक है ना। किसका? चेर का। चेर का साइन क्या हुआ करता था? तीर, धनुष, बो, ठीक है। चल, चोल का याद रखोगे, चोल का क्या हुआ करता था? बाघ, बाघ, ठीक है। और पांड्य का क्या याद रखोगे? पांड्य की जो एम्बलम हुआ करता था वो क्या हुआ करता था? फिश, मछली, फिश, मछली, ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन यहां से बनता है कि इनके नेशनल एम्बलम क्या हुआ करते थे, या संगम वंश के चिन्ह क्या हुआ करते थे। याद रखने का तरीका बहुत आसान है, आसानी से याद रख लो। चोल का कैसे याद रखोगे भाई? बाघ छोला तो खाएगा नहीं, ठीक है ना, नॉन वेजिटेरियन होता है ना। तो बाघ क्या खाएगा? छोला नहीं खाएगा, इतना पता, बाकी कुछ भी खा सकता है। और पांड्य भी क्या खाएंगे? फिश तो खाएंगे नहीं, पांड्य फिश नहीं खाएंगे, ब्राह्मण हुआ करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये दो जो बच गया चेर, है ना, तो चेर का ऑटोमेटिक याद हो जाएगा तीर, धनुष, ठीक है। यही तीन साइन आप लोगों को यहाँ पे भी दिखेंगे, अगर देख पा रहे हो आप लोग। तो देखो चेर का ये जो वंश चल रहा है यहाँ पे, तो ये वाला क्षेत्र किसका है? चेर का है। जो आज प्रेजेंट डे केरला जैसे बोलते हो, तो यही क्षेत्र क्या है? चेर का है। तो यहाँ आप लोगों को साइन दिख रहा होगा, किसका? तीर धनुष का साइन दिख रहा होगा। पांड्य पे किसका साइन दिख रहा होगा? पांड्य वंश में मछली का साइन दिख रहा होगा इनके फ्लैग में। और यहाँ इनके फ्लैग में किसका साइन दिख रहा है आपको? टाइगर का, बाघ का साइन दिख रहा है। क्लियर हो गया? समझ में आ गया? तो ये चीज यहीं पे याद रख लेना कि भाई यहाँ पे इन लोगों के नेशनल एम्बलम क्या है, एक साथ हमने याद कर लिए। क्लियर है? अगर देखा जाए तो संगम वंश के साक्ष्य कहां से मिले हैं? तो मेगास्थनीज की इंडिका से भी, है ना, पाणिनि द्वारा रचित अष्टाध्यायी से भी, और एक और ब्राह्मण, हमने वेद पढ़े थे वैदिक युग में, और वेद के उपवेद हुआ करते थे, ब्राह्मण हुआ करते थे, ठीक है। तो इस ऋग्वेद के ब्राह्मण हुआ करते थे, ऐत्रेय, और एक और कौन सा था? कौशिकी, ठीक है ना। तो ऋग्वेद का जो एक ब्राह्मण था जिसका नाम क्या है? ऐत्रेय ब्राह्मण। यहां से भी किसके साक्ष्य मिले हैं? संगम डायनेस्टी के साक्ष्य मिले हैं। देखो, संगम से अभिप्राय तमिल कवियों के संगम या सम्मेलन से है, जो किन्हीं प्रमुख या राजाओं के संरक्षण में ही आयोजित होता था। किन राजाओं के संरक्षण में आयोजित हुआ है? तो पांड्य राजाओं के संरक्षण में, ठीक है ना। किन राजाओं के संरक्षण में? पांड्य राजाओं ने ये सारी चीजों का मतलब मीटिंग करवाई थी, ये संगम करवाया था, ठीक है। चलो, तीनों संगम का वर्णन मिलता है, कहां कहां मिलता है? तो भाई तमिल साहित्य, जिसे क्या बोला जाता है? संगम साहित्य बोला जाता है। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि नाम ही इसका संगम साहित्य है। इस संगम साहित्य में बहुत सारी किताबें आती हैं जो हम देखेंगे। पांड्य राजाओं द्वारा इन संगमों को शाही संरक्षण प्रदान किया गया था। ये भी हमने पॉइंट देख लिया है कि ये तीनों मीटिंग, ये जो संगम करवाया गया था, ये किन राजाओं के द्वारा करवाया गया था? पांड्य राजाओं के द्वारा करवाया गया था। क्लियर है? यहां तक समझ में आ गया? ठीक है। अब देखेंगे, ये एक कॉलम बना लेना, इस तरीके का एक चार्ट बनाओगे आप लोग, ठीक है। कितनी बैठक हुई थी? मैंने बताया आप लोग को टोटल कितनी मीटिंग हुई थी? 3 मीटिंग हुई थी, याद रखना।
सबसे पहली मीटिंग जो हुई थी वो हुई थी दक्षिण मदुरई में। सबसे पहली जो हुई थी वो कहां हुई थी? साउथ मदुरई में हुई थी। अगर आप लोग मैप देखोगे तो साउथ मदुरई कहीं यहाँ पे आता था, लेकिन अब ये पानी में जलमग्न हो चुका है, पूरी तरीके से क्या हो चुका है? डूब चुका है। उत्तरी मदुरई यहाँ कहीं आता है, दक्षिणी मदुरई यहाँ आता है, ठीक है ना। तो दक्षिणी मदुरई पूरी तरीके से पानी में क्या हो चुका है? डूब चुका है। तो प्रथम बैठक जो हुई थी उसको लिख लेना, कहाँ हुई थी? दक्षिण मदुरई में हुई थी, साउथ मदुरई में हुई थी, ठीक है। और किसके द्वारा, इसके अध्यक्ष कौन थे? बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके अध्यक्ष थे अगस्त्य ऋषि। कौन थे? अगस्त्य ऋषि, ऋषि अगस्त्य। उस समय ऐसा माना जाता है कि अगस्त्य ऋषि जो थे ये वैदिक काल से थे, ठीक है ना। ऐसे धारणाएं हैं कि इनकी आयु करीब 1000 साल थी, बहुत लंबा इन्होंने अपना जीवन जिए थे, करीब हजारों सालों तक जीवन जिए थे इन्होंने, ऐसा माना जाता है अब धारणाओं के आधार पर, ठीक है। चलो यहां तक क्लियर हुआ? है ना। यहां पे एक और पॉइंट लिख लोगे, ये जो बैठक हुई थी हमने देखा दक्षिण मदुरई में हुई है, लेकिन ये पूरी तरीके से क्षेत्र क्या हो चुका है? जलमग्न हो चुका है। तो यहां पे लिखो इसके कोई स्रोत नहीं मिले हैं, कोई स्रोत नहीं मिले, कोई सोर्सेज नहीं है, नो सोर्सेज आर अवेलेबल या नो सोर्सेज फाउंड, ठीक है। किसके? पहली बैठक जो हुई है, पहली वाली जो मीटिंग हुई है, इसके हमें कोई भी सोर्स प्राप्त नहीं होते हैं, ठीक है। चलो आगे देखेंगे। द्वितीय बैठक जो दूसरी मीटिंग हुई है वो कहां पे हुई है? कपाटपुरम में हुई है। क्या नाम है जगह का? कपाटपुरम। और किसके द्वारा हुई है? अध्यक्ष कौन था? तोलकप्पियार। अध्यक्ष कौन था? तोलकप्पियार। इसके साक्ष्य हमें मिले हैं, तोलकप्पियार की एक बुक है जिस बुक का नाम है तोलकप्पियम, इसके द्वारा रचित जो है तोलकप्पियम, ठीक है। तोलकप्पियार के द्वारा जो बुक है उस बुक का नाम क्या है? तोलकप्पियम। तो लिख लेना वहां पे कि साक्ष्य में क्या लिखोगे? तोलकप्पियम। दूसरी बैठक कहां हुई है? कपाटपुरम में हुई है। और इस कपाटपुरम के जो साक्ष्य मिले हैं, किसके? अध्यक्ष कौन था? तोलकप्पियार था, तोलकप्पियार। और इसकी जो किताब है, इसकी किताब का नाम क्या है? तोलकप्पियम, है ना। यही साक्ष्य मिले हैं। तृतीय बैठक कहां हुई है? उत्तरी मदुरई, नॉर्थ मदुरई में हुई है, उत्तरी मदुरई में। और इसके जो अध्यक्ष थे उनका नाम था नक्कीरार। क्या नाम था? नक्कीरार, नक्कीरार। और इसके बहुत सारे विभिन्न स्रोत हैं, अलग अलग तरीके के, मील कनक्कू, केल कनक्कू, और भी बहुत सारी किताबों के नाम आप लोग अभी पढ़ोगे, है ना। तो इसके तृतीय वाली जो मीटिंग हुई है, जो बैठक हुई है, जो संगम हुआ है, इसके विभिन्न स्रोत पाए गए हैं। वेरियस सोर्सेज लिख सकते हो आप लोग। क्या लिखोगे? वेरियस सोर्सेज, वेरियस सोर्सेज, विभिन्न स्रोत पाए गए हैं इसके, विभिन्न स्रोत, विभिन्न स्रोत पाए गए किसके? तृतीय बैठक के, ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन यहीं से बनता है, ये क्वेश्चन आप लोगों को याद रखना होगा, ठीक है। क्वेश्चन कहां से बनता है? अगर हम बोलेंगे पहली बैठक, तो पहली बैठक हुई कहां पे थी? कहां पे हुई थी भाई? साउथ मदुरई में हुई थी। कहां हुई थी? साउथ मदुरई में हुई थी। और इसके अध्यक्ष कौन थे? अगस्त्य ऋषि। क्या इसके कोई? अगस्त्य ऋषि, ठीक है। क्या इसका कोई साक्ष्य मिला है? नो सोर्सेज आर अवेलेबल, ठीक है। दूसरी बैठक कहां हुई थी? कपाटपुरम। कहां? नाम बोलो। कपाटपुरम। दूसरी बैठक कहां हुई थी? कपाटपुरम में हुई थी। इसका अध्यक्ष कौन था? तो तोलकप्पियर। क्या नाम था? तोलकप्पियर। और इसके सोर्स जो मिले उस किताब का नाम क्या है? तोलकप्पियम, ठीक है। और तीसरी बैठक जो हुई थी वो कहां पे हुई थी? नॉर्थ मदुरई। कहां हुई थी? नॉर्थ मदुरई, उत्तरी मदुरई में हुई थी, ठीक है। और इसके अध्यक्ष कौन थे? नक्कीरार। अध्यक्ष कौन थे? नक्कीरार। और इसके वेरियस सोर्सेज मिले हैं हमें। क्या मिले हैं? वेरियस सोर्सेज। फॉर एग्जांपल मील कनक्कू, केल कनक्कू, मेल कनक्कू, ये नाम आगे आएंगे। मेल कनक्कू, केल कनक्कू, केल कनक्कू, ठीक है। और भी बहुत सारी किताबें हैं जो इसके साक्ष्य के बारे में बताते हैं। तो बस आप वेरियस सोर्सेस लिख सकते हो, बाकी मेल कनक्कू, केल कनक्कू इनके सोर्सेस हैं, है ना। चलो क्लियर हुआ? यहां तक समझ में आ गया, ठीक है।
तो अगर बात करें कि किन किन कितने कवि लोगों ने इस सम्मेलन में भाग लिया था, तो सबसे पहली वाली बैठक में, वैसे ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये चीज इंपॉर्टेंट है यहां तक की, लेकिन ये वाली बस नॉलेज के लिए, इसमें टोटल 89 राजाओं ने, कवि तो बहुत सारे थे 89 राजाओं ने क्या किया था, पार्टिसिपेट किया था, भाग लिया था। ठीक है, कितने, 89 राजाओं ने क्या किया था, पार्टिसिपेट किया था, किसमें, पहली बैठक में। दूसरी वाली बैठक में लिखो 59, ये याद नहीं रखना है हमें, ठीक है। क्यों याद नहीं रखना है, क्योंकि ऐसा नहीं पूछा जाएगा कितने राजा थे और कितने लोग थे, है ना। और तीसरी बैठक में टोटल 49 राजा, बस ये ऐसी नॉलेज के लिए है, ताकि आप लोगों को याद रह जाएगा, थोड़ा सा ध्यान दे लोगे तो। ठीक है, क्लियर है, यहां तक समझ में आ गया। हमने क्या देखा, हमने देखा कि भाई संगम हुआ है तो कितने संगम, टोटल 3 संगम। अच्छा, इसकी डेट्स याद रखनी है क्या, बिल्कुल नहीं, है ना। संगम वंश में इन सारी चीजों की डेट आप लोगों को याद नहीं रखनी है, बस इतना याद रखना है क्या हुआ, 3 बैठक, क्योंकि ये कोई बैठक एक दिन या एक महीने या एक साल की नहीं थी, 100 साल 200 साल तक की मीटिंग्स चलती रही हैं। देखोगे तो करीब आप लोग 300 साल तक का समय दिखता है, 100 बीसी से लेके 100 बीसी से लेके 200 एडी तक का समय जो देखने को मिलता है, वो किसका देखने को मिलता है, संगम वंश का समय देखने को मिलता है। ठीक है, लेकिन ये डेट भी आप लोगों को याद नहीं रखनी है, एक रफ व्यू, एक हल्का सा माइंड में रहना चाहिए कि कौन सा वो समय है। तो 100 बीसी से लेके 200 एडी तक का समय जो चल रहा है वो संगम वंश चल रहा है। वैसे 1200 एडी तक के चलेगा, लेकिन ये 3 वंश के बारे में अभी देखें तो 200 एडी तक। और इसमें से सबसे लंबे समय तक चलने वाला वंश कौन सा होगा, चोल वंश, सबसे लंबे समय तक चलने वाला चोल वंश। 200 एडी के समय में ये चोल वंश शांत हो गया है, इनकी जगह पल्लव आ गए हैं, लेकिन बाद में फिर 450 साल बाद फिर 600 एडी के समय दोबारा से चोल वंश उभरा। विजय राजिया चोल, राजा चोल, ऐसे राजा आए हैं, बहुत महान महान राजा हुए इसमें, और उन्होंने क्या किया है, इसको 1200 एडी तक के चोल वंश को स्थापित करके रखा है। ठीक है, क्लियर हो गया, समझ में आ गया यहां तक। तो यहाँ पे देखो, इस काल में रचे गए महत्वपूर्ण ग्रंथ के नाम तोलकप्पियम है। यहाँ तो एक ही चीज है कि इस काल में जो महत्वपूर्ण ग्रंथ रचा गया था उसका नाम क्या था, तोलकप्पियम। यहां तक क्लियर हो गया, समझ में आ गया। आगे देखेंगे, हेडिंग डाल लेना, चेर वंश की शुरुआत करेंगे। किसकी शुरुआत करेंगे, चेर वंश। तो नेक्स्ट हेडिंग डाल लो, चेर डायनेस्टी। नेक्स्ट हेडिंग डाल लो, चेर डायनेस्टी। ठीक है ना, सबसे पहले हेडिंग क्या डालोगे, चेर डायनेस्टी। ठीक है, चेर का अर्थ क्या होता था, तो अगर इसका अर्थ देखें, इसकी मीनिंग देखें, इस शब्द की मीनिंग देखें, चेर का अर्थ, तो चेर का अर्थ होता था पहाड़ी में रहने वाले, पहाड़ों में या पर्वतों में रहने वाले, पहाड़ी में रहने वाले, वन हु रिसाइड्स इन माउंटेन्स। क्योंकि यहाँ पे कौन से माउंटेन्स है पता है आप लोगों को, यहाँ पे कौन से माउंटेन्स हैं, वेस्टर्न घाट के माउंटेन है, ठीक है ना, पश्चिमी घाट के माउंटेन्स हैं, है ना, केरल तरफ। तो पहाड़ियों में रहने वाले, वन हु रिसाइडेड इन माउंटेन्स। चेर का अर्थ क्या होता है, पहाड़ियों में रहने वाले। ठीक है, दूसरा पॉइंट लिखो, सबसे प्राचीन यही हुआ करते थे। सबसे पुराने कौन हुए हैं, तो चेर वंश। सबसे प्राचीन कौन से थे, चेर वंश। देखना कंफ्यूजन वाली चीज तब आएगी जब आप लोग पांड्य पढ़ोगे, क्योंकि पांड्य शब्द का अर्थ क्या होता है, सबसे प्राचीन, लेकिन वास्तविक में सबसे प्राचीन कौन है, चेर वंश। ठीक है ना, सबसे पहले अगर कोई थे तो वो कौन थे, चेर वंश। सबसे लास्ट तक कोई रहा तो वो कौन रहा है, चोल वंश। ये छोटे छोटे फैक्ट्स हैं जो आप लोग यही याद कर लो। ठीक है, चल, चेरों ने इस क्षेत्र पर शासन किया जो वर्तमान समय में केरल कहलाता है। इसीलिए कई जगह पे इनका नाम क्या पाया गया है, केरल पुत्र। लिखो, दे वर ऑल्सो नोन एज केरल पुत्र। इन्हें दे वर ऑल्सो नोन एज केरला पुत्रास। इन्हें केरल पुत्र के नाम से भी जाना जाता है। क्यों, क्योंकि केरल वाले जगह पे पाए जाते थे, इसीलिए इनको किस नाम से जाना जाता है, केरल पुत्र के नाम से भी जाना जाता है। चलो फटाफट बताओ, अशोक के कौन से अभिलेख में चेर चोल पांड्या का वर्णन है, बहुत बढ़िया, किसमें है, दूसरे अभिलेख में किसका वर्णन है, चेर चोल पांड्य का वर्णन है। उस समय याद करवाया था। ठीक है, तो लिखो उसको यहां पे, अशोक के किसमें, दूसरे शिलालेख में, इन तीनों संगम वंश का वर्णन है। अशोक के दूसरे शिलालेख में इन तीनों का वर्णन पाया जाता है। ठीक है, अशोक के दूसरे शिलालेख में इन तीनों का वर्णन पाया जाता है।
ब्राह्मण ग्रंथों में इन्हें चेरापद के नाम से जाना गया है। ब्राह्मण ग्रंथ जो है इन्हें किस नाम से जाना गया है? चेरापद। इन ब्राह्मणास दे वर नोन एज चेरापद। जैसे जिन्होंने पिछली क्लास नहीं देखे हैं भाई, ब्राह्मण क्या होते थे? किताब होती थी। ब्राह्मण मतलब वो मत समझना जो आज का वर्ण चल रहा है, ठीक है ना, वो ब्राह्मण नहीं। जैसे जो वेद लिखे गए ना, हमारे पास 4 वेद है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ठीक है। तो इन वेदों के अपने अपने ब्राह्मण होते थे। समझ लो, वेद को सरल भाषा में लिखे गए हैं ब्राह्मण्स में, ठीक है। उन ब्राह्मण की बात हो रही है, तो उन ब्राह्मण किताबों में इनको क्या बोला गया है? चेरापद बोला गया। जैसे अभी हमने देखे ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण, कौन कौन से याद है भाई? ऋग्वेद के कितने ब्राह्मण हुआ करते थे? 2। कौन कौन से? ऐत्रेय और कौष्टकी। ऋग्वेद के बाद सामवेद, यजुर्वेद नहीं, सामवेद, ठीक है। सामवेद के कौन से ब्राह्मण हुआ करते थे? कौन कौन से? तांड्या और जैमिनिया। सामवेद के बाद यजुर्वेद के कितने ब्राह्मण? 2। कौन कौन से? तैत्रेय और शतपथ। बहुत बढ़िया, तैत्रेय और शतपथ। यजुर्वेद के बाद अथर्ववेद, कितने ब्राह्मण? 1। कौन सा? बहुत बढ़िया, गोपद, ठीक है ना। तो ये ब्राह्मण हुआ करते थे। हर एक वेद के अपने अपने उपवेद। ऋग्वेद का उपवेद, बहुत बढ़िया, ऋग्वेद का उपवेद क्या था? ये सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। आयुर्वेद। सामवेद का उपवेद गंधर्ववेद, याद करवाया था म्यूजिक से। सामवेद, इंडियन म्यूजिक की उत्पत्ति सामवेद को मानी जाती है, ठीक है ना, गंधर्ववेद, गंधर्ववेद। यजुर्वेद धनुर्वेद, यजुर धनुर एक जैसा साइन राइम करता है, धनुर्वेद। और अथर्ववेद क्या? शिल्पवेद, ठीक है ना। क्या नाम था? शिल्पवेद, ठीक है। चलो, तो ये क्या कहलाते थे? ये उपवेद कहलाते थे। उसी तरीके से कुछ ब्राह्मण भी हुआ करते थे। तो ये छोटा सा रिवीजन समझ में आ गया। अब थोड़ा सा चेरवंश के बारे में रिवीजन करें कि यहां तक के हमने कितनी इंपॉर्टेंट चीजें देखी हैं सिर्फ चेरवंश की। तो चेरवंश का एम्बलम क्या हुआ करता था? तीर धनुष बाण, ठीक है ना, मतलब तीर धनुष हुआ करता था। क्या? चेरवंश का एम्बलम, याद रहेगा। चेरवंश का एम्बलम क्या हुआ करता था? तीर धनुष, ठीक है। दूसरा हमने देखा चेरवंश को और किस किस नाम से जाना जाता था? केरल पुत्र और चेरपद। क्या नाम से जाना जाता था? केरल पुत्र और चेरापद नाम से जाना जाता था। चेरापद कहाँ? ब्राह्मण। अगर बात करें कि इनके साक्ष्य कहाँ कहाँ मिले हैं, तो अशोक के द्वितीय शिलालेख में, मेगास्थनीज द्वारा रचित इंडिका में, है ना, अष्टाध्यायी में, और ऐत्रेय ब्राह्मण में, ठीक है। समझ में आ रहा है ना? इनमें क्या मिले हैं? चेरवंश के बारे में साक्ष्य मिले हैं। यहां तक क्लियर हो गया? समझ में आ गया है ना? तो केरल पुत्र क्यों? क्योंकि भाई केरल वाले क्षेत्र में इन लोग, आप लोग देख पा रहे हो किस क्षेत्र में? केरल वाले क्षेत्र में। देखो, चेरों ने उस क्षेत्र पर शासन किया जो वर्तमान समय में केरल के मध्य और उत्तरी भाग तथा तमिलनाडु के कोंगू क्षेत्र है। उनकी राजधानी क्या थी? वंजी इनकी राजधानी थी, ठीक है। वो वज्जी से कंफ्यूज मत होना जो महाजनपद था, वो महाजनपद वाली वज्जी अलग है, ठीक है। ये वंजी, इसको लिखो। इनकी कैपिटल क्या हुआ करती थी? वज्जी या वंजी, ठीक है, दोनों नाम मिल जाते हैं, वज्जी या वंजी। इनकी क्या हुआ करती थी? कैपिटल हुआ करती थी। लिखो, इनकी राजधानी वंजी या वज्जी हुआ करती थी। इनकी राजधानी क्या हुआ करती थी? वज्जी या वंजी, दोनों नाम लिख लेना, दोनों नाम मिल जाते हैं। आगे बढ़े, यहां तक क्लियर है, ठीक है। इनका सबसे पहला राजा जो आया था, उस राजा का नाम क्या था? उदयन जरेल। सबसे पहले राजा का नाम लिखो। सबसे पहला राजा, फर्स्ट किंग इनका कौन था? फर्स्ट किंग का नाम लिखो उदयन जरेल। उदयन जरेल, उदयन जरेल। इनका जो पहला राजा हुआ करता था, उस राजा का नाम क्या था? उदयन जरेल। तो आप लोग को बस इतना याद रखना है कि उदयन जरेल ऐसा दावा करता था। क्या दावा करता था उदयन जरेल? कि इसने महाभारत में जो योद्धा हुए थे ना, जो महाभारत का युद्ध हुआ था, उस महाभारत के युद्ध में इसने क्या किया है? जो महारथी थे उन लोगों को भोजन करवाया है। समझ में आ रहा है ना? इसने क्या किया है? महाभारत के युद्ध के महारथियों को भोजन कराया है। लेकिन इसके साक्ष्य कुछ जमते नहीं है, क्योंकि महाभारत का युद्ध तो बहुत पहले हुआ था, और ये करीब आपने देखा कि 100 BC से लेकर 200 AD की बात हो रही है, ठीक है। तो ऐसा माना गया, लोगों ने माना कि इसके जो पूर्वज रहे होंगे, उन्होंने क्या किया होगा? महाभारत के युद्ध में जो फाइटर्स थे उन लोगों को क्या किया था? भोजन करवाया था। इससे ये साक्ष्य मिलता है कि इसने क्या किया है?
महाभारत के समय में उन लोगों को क्या करवाया है, भोजन करवाया है। क्लियर हो रहा है, समझ में आ गया, ठीक है। चलो यहां तक याद रखना, ठीक है ना। क्या देख रहे थे हम, हमने देखा कि चेर वंश का पहला राजा कौन सा है, चेर वंश के पहले राजा का नाम क्या है, उदयन जरेल, इतना याद रहेगा, ठीक है ना। इसके में पॉइंट लिख लो, इसके अनुसार लिखो, इसके अनुसार महाभारत के योद्धाओं को, महाभारत के योद्धाओं को योद्धा को इसने भोजन करवाया था। क्या करवाया था, भोजन करवाया था, ऐसा इसका दावा था। लेकिन ऐसा माना जाता है कि भाई इसने नहीं करवाया है, जो इनके पूर्वज रहे होंगे उन्होंने करवाए होंगे, क्योंकि साक्ष्य का समय जो था वो समय बैलेंस नहीं करता, मैच नहीं करता है यहाँ पे। क्लियर हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग को केवल 2 राजाओं का नाम याद रखना है, जिसमें से आप लोगों ने पहला राजा देख लिया, पहला राजा का नाम क्या है, उदयन जरेल। यहाँ पे दूसरे किंग का नाम याद रखो, सेकंड किंग, है ना। सेकंड इंपॉर्टेंट किंग की बात कर रहे हैं हम, सीक्वेंस की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पे सीक्वेंस नहीं है, बस सेकंड इंपॉर्टेंट किंग का नाम याद रखना है आप लोगों को। सेकंड किंग का नाम है सेनगुतवन, सेनगुतवन। सेकंड किंग का नाम क्या है, सेनगुतवन। ये सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण राजा है किस वंश का, चेर वंश का। इस पे क्वेश्चन पूछा जा चुका है ना। क्या क्वेश्चन पूछा गया है कि भाई रेड चेर के नाम से किस राजा को जाना जाता है, लाल चेर के नाम से किस राजा को जाना जाता है। तो लिख लो यहाँ पे सेनगुतवन। कैसे, क्यों, वो अभी देखेंगे, याद करवा दूंगा। लिखो कि इसको लाल चेर के नाम से जाना जाता है, ही इज नोन एज रेड चेरा। ठीक है, क्लियर हो गया। इसे किस नाम से जाना जाता है, रेड चेरा के नाम से जाना जाता है, लाल चेर के नाम से जाना जाता है ना। एक और क्वेश्चन यहां से बनता है, और वो क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इसने कन्नगी कल्ट की शुरुआत की थी, कन्नगी पूजा की शुरुआत की। ही स्टार्टेड कन्नगी कल्ट, कन्नगी कल्ट, इसने कन्नगी पूजा की शुरुआत की। ठीक है, किसकी शुरुआत की इसने, कन्नगी कल्ट या कन्नगी पूजा की शुरुआत की। चलो ठीक है, समझ में आया यहां तक। अब बात आती है कि ये कन्नगी पूजा क्या है। तो ये कन्नगी पूजा को बोला जाता है स्त्री पूजा। किसकी पूजा, स्त्री पूजा, ठीक है ना। स्त्री पूजा की इसने शुरुआत की थी, वर्शिप ऑफ वुमेन, है ना। बेसिकली इसने शुरुआत की थी अपनी वाइफ के लिए, कि वो महारानी है, उनकी क्या करो, पूजा करो। इसी नाम से जाना जाता है कन्नगी कल्ट। याद कैसे रखोगे भाई इसके बारे में, तो इतना याद रखना, सेनगुतवन था, इसने अपनी वाइफ को लेके क्या शुरुआत की थी, महिला अपनी वाइफ की पूजा करवाने की शुरुआत कर दी थी। वाइफ मतलब जब शादी होती है तो कौन से कलर के कपड़े पहनते हैं, रेड कलर के कपड़े पहनते हैं, डेंजर का साइन, ठीक है ना। हाँ, तो रेड कलर के कपड़े पहने जाते हैं, तो इसलिए याद रख लेना कि इसको किस नाम से जाना जाता है, रेड चेरा के नाम से जाना जाता है। ये बस याद रखने का तरीका है, ऐसा कोई रीजन नहीं है। इसको किस नाम से जाना जाता है, रेड चेरा के नाम से जाना जाता है। क्यों, क्योंकि इसने युद्ध वगैरह करके भी बहुत सारा अपनी टेरिटरी एक्सपांड किया था, इसलिए इसको लाल चेर या रेड चेर के नाम से जाना जाता है। क्लियर हो गया यहां तक, है ना। तो सेनगुतवन के बारे में आप लोग 3 चीज याद रखोगे। कौन कौन सी, इसने कन्नगी कल्ट मतलब कन्नगी पूजा की शुरुआत की थी। ये कन्नगी पूजा क्या है, स्त्री पूजा मतलब वाइफ की पूजा, है ना। और इसको किस नाम से जाना जाता था, रेड चेरा के नाम से जाना जाता था। यहां तक क्लियर हो गया, समझ में आ गया। सबसे पहला राजा कौन था, उदयन जरेल। देखो नाम थोड़े अटपटे आएंगे क्योंकि साउथ इंडियन नेम्स हैं, तो बोल बोल के उनको आदत बना लो, नहीं तो बोलने में दिक्कत जाएगी। पहला राजा कौन था,
उदयन जरेल। कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, महाभारत वगैरह वाली वो बस कहानी है, एग्जाम्स वगैरह में नहीं आने वाली। इसका ऐसा दावा था उदयन जरेल का कि इसने महाभारत में युद्ध में कौरव, बेसिकली ये बोला जाता कौरवों, अलग अलग सेना थी ना, एक पांडवों की सेना थी, एक कौरवों की सेना थी, तो ये विलन वाली सेना को खाना खिलाया था इसने। कौरवों वाली सेना को इसने क्या किया था, कौरव जानते हो ना आप लोग, ठीक है ना, तो कौरवों की सेना को इसने ऐसा दावा करता था कि इसने कौरवों की सेना को क्या किया था, खाना खिलाया था, ठीक है। फिर उसके बाद उदयन जरेल के बाद दूसरा राजा जो मिलता है उसका नाम क्या है, सेनगुतवन। क्या है नाम, सेनगुतवन। राजा का नाम बोलो क्या है, सेनगुतवन। महाभारत में तो नहीं चले गए, ठीक है ना, तो राजा का नाम क्या है, सेनगुतवन। सेनगुतवन ने क्या किया है, पहली चीज इसने कर्ण की पूजा की शुरुआत की है। किस चीज की शुरुआत की गई है, कर्ण की पूजा की शुरुआत की गई है। कर्ण की पूजा क्या है, स्त्रियों की पूजा। मतलब यह साक्ष्य मिलता है कि यहाँ का समाज थोड़ा सा कैसा था, मात्रात्मक समाज था, मैट्रियार्कल सोसाइटी मानी जाती है, मैट्रियार्कल सोसाइटी, मतलब मात्रात्मक समाज था यहां पे। मात्रात्मक समाज माना जाता है। तो देखा जाए तो प्राचीन भारत में हमें तीसरे साक्ष्य मिल रहे हैं मात्रात्मक समाज के, है ना। पहला साक्ष्य कहां का मिला था, सिंधु घाटी सभ्यता। दूसरा सातवाहन वंश, ठीक है ना, याद है ना, गौतमी पुत्र शतकर्णी, बलश्री शतकर्णी, यज्ञश्री शतकर्णी, वशिष्ठ पुत्र पुलवामी, याद है ना। और तीसरा साक्ष्य संगम वंश, ठीक है ना। यहाँ पे कैसा मैट्रियार्कल सोसाइटी, स्त्री पूजा की शुरुआत हुई है। और इसी कारण से इसको, इस कारण से तो नहीं लेकिन इससे याद रख लो आप लोग कि इसको किस नाम से जाना जाता था, रेड चेयर के नाम से जाना जाता था। क्लियर हो गया, समझ में आ गया, ठीक है। यहाँ पे कुछ पॉइंट्स और याद रखो। चलो, है ना, कुछ पॉइंट्स और याद रखो। इस वंश का जो तीसरा राजा याद रखना है आप लोगों को, या आखिरी राजा भी बोल सकते हो, उसका नाम था आदि गवन। क्या नाम था, आदि गवन। आदि गवन, तीसरा राजा का नाम क्या था, आदि गवन, ठीक है। माना जाता है, इट इज बिलीव्ड दैट, लिखो, इट इज बिलीव्ड दैट, माना जाता है कि इसी ने इस दौरान यहां पे गन्ने की खेती की शुरुआत की थी। He started sugarcane agriculture in this area. आखिरी महत्वपूर्ण राजा, ठीक है, आदि गवन, ठीक है। चलो बस इतना पॉइंट आपको याद रखना है। अंतिम शासक, अंतिम राजा या अंतिम शासक कौन था, पुड़ैक्केनाल जरेल। क्या नाम था, सिर्फ लिखने पे ध्यान दोगे तो ये नाम पढ़ने में दिक्कत हो जाएगी, इसलिए बोलो क्या नाम था, पुड़ैक्केनाल जरेल, ठीक है। हाँ ऐसे ही नाम मिलेंगे, पुड़ैक्केनाल जरेल, ठीक है, पुड़ैक्केनाल जरेल, ठीक है। तो अंतिम शासक का नाम क्या है, पुड़ैक्केनाल जरेल। कभी पूछा नहीं गया है लेकिन फिर भी अगर पूछ ले तो याद रख लेना, पढ़ोगे तो थोड़ा सा माइंड में, सबकॉन्शियस माइंड में रह जाएगा। क्लियर हुआ। तो चेर वंश में हमने टोटल कितने नाम देखे, 4 नाम, जिसमें से 2 नाम ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखोगे। एक तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है, सेनगुतवन, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है, सेनगुतवन। सेनगुतवन की क्या खासियत थी, सेनगुतवन ने कनग्गी पूजा की शुरुआत की थी, कनग्गी कल्ट की शुरुआत की थी। और ये कनग्गी कल्ट कनग्गी कल्ट क्या होता है, स्त्री पूजा की बेसिकली बात हो रही है। कनग्गी कल्ट मतलब स्त्री पूजा की बात हो रही है। और इसको एक और किस नाम से जाना जाता था, रेड चेयर के नाम से जाना जाता था, लाल चेयर के नाम से इसको जाना जाता था, है ना। और किसने महाभारत के समय में योद्धाओं को खाना खिलाया, इसके किसके, कौन बोलता है ऐसा, उदयन जरेल। कौन बोलता है, उदयन जरेल। ये यहाँ का पहला राजा था। अंतिम राजा, देख के बोलो, अंतिम राजा पुड़ैक्केनाल, पुड़ी से पुड़ई याद आ जाएगा, फिर तो कैनाल, नहर वाला कैनाल, पुड़ैक्केनाल जरेल। क्लियर है ना। तो दूसरा अंतिम राजा क्या नाम आता है, पुड़ैक्केनाल जरेल। गन्ने की खेती के लिए
आदि गवन, नाम में इसका आ रहा है गवन, तो गवन से गन्ना याद रख सकते हो, तो आदि गवन कभी पूछा नहीं गया है, लेकिन ठीक है फिर भी इंफॉर्मेशन मिलती है हमें एनसीईआरटीज में, तो वो वाली चीजें हम देख रहे हैं। क्लियर हो गया, यहां तक समझ में आ गया? तो चेर वंश कंप्लीट हो गया। चेर वंश में इतना याद रखना है आप लोगों को। 4 नाम देखे हमने बेसिकली, कौन कौन से? उदयन जरेल, बोलना है भाई, नाम लिखना छोड़ के अब बोलो। उदयन जरेल, दूसरा सेन गुतवन, तीसरा आदि गवन, और चौथा पुड़ई कैनाल जरेल। ठीक है ना? इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट अगर चेर वंश का राजा था तो वो कौन था? सेन गुतवन। चेर वंश की राजधानी क्या थी? वज्जी या वंजी। ये वज्जी या वंजी आप कंफ्यूज नहीं होगे महाजनपद से, वो वज्जी अलग था, ठीक है ना, और ये अलग है। वज्जी की राजधानी क्या थी महाजनपद वाले? बहुत बढ़िया, वैशाली। वाह जी करके याद किया था ना, वैशाली। चलो यहां तक क्लियर हो गया। ये था आपका कौन सा वंश? चेर वंश। चेर वंश के बाद नेक्स्ट हेडिंग डालो फटाफट, पांड्य डायनेस्टी, पांड्य वंश। चेर वंश के बाद नेक्स्ट हेडिंग डालो पांड्य डायनेस्टी, पांड्य वंश। पांड्य डायनेस्टी, पांड्य वंश, ठीक है ना। नेक्स्ट हेडिंग क्या डालोगे? पांड्य डायनेस्टी, पांड्य वंश के बारे में जानेंगे, ठीक है। चलो तो अभी हमने किसके बारे में देखा? चेर वंश के बारे में देखा, ठीक है। तो अगर बात करें कि चेर वंश के साक्ष्य कहां से मिलते हैं, कहां से मिलते हैं साक्ष्य चेर वंश के? अशोक के द्वितीय शिलालेख से, और मैगस्थनीज द्वारा इंडिका, और अष्टाध्यायी पाणिनि द्वारा अष्टाध्यायी, और कौन सा ब्राह्मण? ऐत्रेय ब्राह्मण। चेर वंश का अर्थ क्या होता था? पर्वतों में, पहाड़ियों में रहने वाले, ठीक है। तो लिखो पांड्य शब्द का अर्थ क्या होता है? क्या होता है पांड्य शब्द का अर्थ? सबसे प्राचीन। लेकिन सबसे प्राचीन थे क्या ये? सबसे प्राचीन कौन थे? चेर थे। और सबसे अंतिम समय तक कौन रहे हैं? चोल, ठीक है ना। तो लिखो ओल्डेस्ट वन, इसका मतलब क्या हुआ करता है? ओल्डेस्ट वन। पांड्य शब्द का अर्थ सबसे प्राचीन होता है, ठीक है। लिखो नेक्स्ट, ये वैगई नदी के किनारे बसे हुए थे। कौन सी नदी के किनारे? वैगई। ये क्वेश्चन पूछा गया है, वैगई। वैगई नदी के किनारे रहते थे, के किनारे बसे हुए थे, ठीक है ना। किस नदी के किनारे? वैगई नदी। आज भी इस दक्षिण भारत की बहुत इंपॉर्टेंट नदी है, ठीक है ना। वैगई नदी के किनारे बसे हुए थे। इस वंश का सबसे महत्वपूर्ण राजा निंदुन जेलियान था। इस वंश का सबसे महत्वपूर्ण राजा निंदुन जेलियान। लिखो और साथ में बोलते चलो, कौन था सबसे महत्वपूर्ण राजा? निंदुन जेलियान, ठीक है ना। बोलने में तभी इजी रहेगा, अदरवाइज ये सारे नाम थोड़े से अटपटे आएंगे, ठीक है। इस वंश का सबसे महत्वपूर्ण राजा कौन था? निंदुन जेलियान। पांड्य वंश व्यापार के लिए प्रसिद्ध था। किसके लिए प्रसिद्ध था? ट्रेड के लिए, बिजनेस के लिए प्रसिद्ध था। इसके साक्ष्य मिलते हैं कि इनका व्यापार किसके साथ होता था? रोम के राजा अगस्तस के साथ होता था। अगस्तस का नाम सुने हो? अगस्त महीना तो पता है आप लोगों को। अगस्त का मंथ का नाम जो रखा गया वो इन्हीं के नाम पे रखा गया है। बहुत फेमस राजा हुए थे उस समय, है ना। तो रोम के राजा हुआ करते थे अगस्तस, उनके साथ क्या हुआ करता था? इनका व्यापार हुआ करता था। यह व्यापार किसका होता था? पर्ल्स, मोतियों का हुआ करता था, ठीक है ना। पर्ल्स, मोती, मोती और कीमती आभूषण जो होते हैं, कीमती पत्थर जो होते हैं ना, उनका व्यापार हुआ करता था। ठीक है। निंदुन जेलियान ने चीन में अपना दूत भेजा। He sent his ambassador, he sent his ambassador to
टू चाइना। कहा? चीन में इसने अपना दूत भेजा। ठीक है दूसरी कंट्रीज में भेज रहा है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट राजा है, महत्वपूर्ण राजा है। ठीक है, उसके बारे में याद रखना है आप लोग को। कहां तक भेजा इसने? चाइना तक इसने अपना दूत भेजा है। पांड्य वंश किस चीज के लिए प्रसिद्ध था? व्यापार के लिए प्रसिद्ध था। ठीक है, व्यापार में भी सबसे ज्यादा किस चीज का व्यापार हुआ करता था? मोतियों का, और जो भी कीमती पत्थर जो होते हैं ना, वो मूंगा वगैरह, जो भी आप लोग के प्रीशियस स्टोन जिन्हें बोला जाता है, ठीक है, उन सारी चीजों का क्या हुआ करता था? व्यापार। नो डाउट, इसीलिए तो सबसे ज्यादा अमीर था। अगर तीनों में सबसे ज्यादा रिच वंश की बात करें, सबसे अमीर डायनेस्टी की बात करें, तो रिचेस्ट कौन था? पांड्य वंश से सबसे ज्यादा रिचेस्ट था, सबसे अमीर था। इसके साक्ष्य और कैसे मिलते हैं? इसी ने तीनों संगम को, अभी हम देख चुके हैं, तीनों संगम किसने करवाए थे? इसी ने हेल्ड करवाए थे। ही पांड्य डायनेस्टीज हेल्ड ऑल द थ्री संगम्स। ठीक है, पांड्य डायनेस्टी ने तीनों संगम करवाए थे। अब भाई तीनों संगम करवा रहे हैं तो ऑब्वियसली पैसा सबसे ज्यादा होगा। ठीक है, तो इस पॉइंट को भी यही मेंशन करो कि पांड्य वंश ने तीनों संगम करवाए थे। क्लियर हो गया है ना? तो निंदुनजेलियन सबसे महत्वपूर्ण राजा, इसने क्या किया है? इसने रोम के अगस्तस वगैरह तक के क्या शुरू हुआ है? इनके साथ व्यापार शुरू हुआ है। ठीक है, और व्यापार किस चीज का हुआ करता था? पर्ल्स, मोती, ये जितने भी कीमती पत्थर हुआ करते हैं, प्रीशियस स्टोन्स हुआ करते हैं, उन सारी चीजों का यहाँ पे क्या होता था? व्यापार होता था। क्लियर है? इसने अपना दूध कहाँ भेजा? चाइना में भेजा, चीन में भेजा। ठीक है, साथ ही साथ और क्या देखने को मिलता है कि पांड्य वंश सबसे अमीर वंश माना जाता था। निंदुनजेलियन का वर्णन, ये क्वेश्चन पूछा गया है कई बार एग्जाम्स में, एसएससीज, रेलवेज, अक्सर रिपीट होता है ये एग्जाम्स, है ना, वनडे एग्जाम्स में। क्या है? निंदुनजेलियन का वर्णन मेगास्थनीज द्वारा रचित इंडिका में मिलता है। निंदुनजेलियन का वर्णन मेगास्थनीज द्वारा रचित इंडिका किताब में मिलता है। लिखो, मेगास्थनीज द्वारा रचित इंडिका में निंदुनजेलियन का वर्णन मिलता है। ठीक है, चलो एक और पॉइंट लिखो, इसका वर्णन, निंदुनजेलियन का वर्णन शिलापाधिकरण नामक किताब में भी मिलता है। किताबें हम सारी अलग से याद करेंगे, एक पूरा चार्ट बना के, जितनी भी संगम वंश की थी, लेकिन यहाँ पे कुछ चीज इंपॉर्टेंट है जो लिखो, है ना। शिलापाधिकरण तोड़ के पढ़ोगे तो इजी हो जाएगा। शिलापाधिकरण में इसके साक्ष्य मिलते हैं, इसका वर्णन मिलता है। किसका? निंदुनजेलियन का वर्णन मिलता है। ठीक है, निंदुनजेलियन का वर्णन हम कहां पे मिलता है? शिलापाधिकरण में मिलता है ना। यह सबसे रिचेस्ट था, सबसे धनी वाला वंश कौन सा था? हमारा पांड्य वंश था। ये भी हमने लिख लिए। ठीक है, इनकी राजधानी थी मदुरई। इनकी राजधानी मदुरई थी। इनकी कैपिटल क्या थी? मदुरई। देयर कैपिटल वॉज मदुरई। क्लियर हो गया? समझ में आ गया? तो इतने पॉइंट हमें याद रखने हैं किस वंश के बारे में? पांड्य वंश के बारे में। ठीक है, चलो एक बार रिवीजन करेंगे पांड्य वंश का, है ना। आ जाओ। अच्छा, इसका एम्बलम क्या हुआ करता था? पांड्य वंश का एम्बलम फिश, मछली इनका एम्बलम हुआ करता था। एम्बलम मैंने पहले याद करवा दिया। कौन सी नदी के किनारे थे पांड्य वंश? वैगई नदी के किनारे थे। कौन सी नदी के किनारे? वैगई। जब आप लोग ज्योग्राफी पढ़ोगे, मैपिंग, तो मैपिंग में आप लोग को एक मतलब वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स याद करनी पड़ते हैं, है ना। तो वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स जब याद करोगे, है ना, तो यहाँ पे पेरियार, पोन्नार अलग नदियां पड़ती है, और यहाँ पे आपको मिलेगी वैगई नदी बहते हुए। तो दक्षिण भारत की एक इंपॉर्टेंट नदी मानी जाती है ये। कौन सी? वैगई। तो याद रखो, ये कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ था? वैगई नदी के किनारे बसा हुआ था। ठीक है ना, चलो इतना याद रखना। बात करें, अपन ने उसमें नहीं लिखे हैं, चेरा में नहीं लिखे हैं, लिखो चेरा वाली जो चीज थी वो कौन सी नदी के किनारे थी? पेरियार। चेरा वाले में आप लोग लिखोगे चेरा वंश, चेर वंश जो था वो कौन सी नदी के किनारे था? पेरियार नदी के किनारे था। ठीक है, चेर वंश पेरियार नदी के किनारे।
इंग्लिश में पेरियार, इस तरीके से, ठीक है ना। कौन सी नदी के किनारे था? पेरियार नदी के किनारे था। और बात करें पांड्य वंश की, तो पांड्य वंश कौन सी नदी के किनारे है? वैगई नदी के किनारे है, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ेंगे, यहां तक क्लियर हो गया है ना। तो हमने देखा कि चेर वंश की एम्बलम क्या हुआ करता था? चेर वंश का तीर धनुष, ठीक है ना। पांड्य वंश का फिश। चेर वंश की कैपिटल क्या हुआ करती थी? वज्जी। पांड्य वंश की कैपिटल मदुरई, ठीक है ना। पांड्य वंश की कैपिटल क्या थी? मदुरई, ठीक है। चलो कौन सी चेर वंश कौन सी नदी के किनारे? पेरियार। और आपका पांड्य वंश वैगई, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट भी हो गया। फिर उसके बाद देखें चेर वंश का सबसे महत्वपूर्ण राजा सेन गुतवन। देखो ये डाटा आप लोगों को एक दिन या जब मैक्सिमम 2 दिन तक के लिए याद रहेगा। फिर कौन सा चेर वंश है, कौन सा पांड्य वंश है, सबके राजा सब सेन गुतवन है ना, और सब निंदुन जेलियान सब एक में बदल जाएंगे। इसलिए ये याद रखने के लिए आप लोगों को रिवीजन करना पड़ेगा बस, है ना। सुबह शाम ऐसे चाय के साथ, है ना, खाना खाने के बाद सुबह शाम 2-3 बार लोगे इन सब दवाइयों को, तो ये याद हो जाएंगी, अदरवाइज याद नहीं होने वाली, याद रखना, ठीक है ना। तो चलो क्या देखे हमने? सेन गुतवन किसका महत्वपूर्ण राजा था? ये अक्सर वनडे एग्जाम्स में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि सेन गुतवन कौन से वंश का सबसे महत्वपूर्ण राजा था? चेर वंश का। कनग्गी वंश की पूजा कनग्गी पूजा किसने शुरुआत की थी? सेन गुतवन। निंदुन जेलिया ने कौन से वंश का राजा था? गन्ने की खेती किस वंश ने शुरू करवाई थी? चेर। किस राजा ने? आदि गवन। याद रहेगा किसने? आदि गवन ने शुरुआत की थी, ठीक है ना। श्रीलंका पर पहली बार आक्रमण किसने किया था? अभी पढ़े ही नहीं हो आप लोग, किसने किया था? चोल वंश ने। अभी हम देखेंगे, ठीक है ना, अभी वो चीज नहीं देखे हो। क्लियर है? चलो समझ में आ रहा है यहां तक, ठीक है। वैगई नदी के किनारे है। और हमने क्या देखा? सबसे महत्वपूर्ण राजा कौन है? निंदुन जेलियान। व्यापार के लिए कौन प्रसिद्ध था? पांड्य वंश, ठीक है। इनका व्यापार कहां तक हुआ करता था? और रोम तक हुआ करता था। कहां तक हुआ करता था? रोम तक हुआ करता था। और रोम के उस समय के राजा के नाम क्या था? अगस्टस। रोम के राजा का नाम क्या था? अगस्टस। किस चीज का व्यापार किया करते थे? मोतियों का और प्रीशियस स्टोन, इंपॉर्टेंट जो कीमती पत्थर हुआ करते हैं, मूंगा और आपके जो जो अलग अलग पत्थर आते हैं ना, क्या क्या बोलते हैं, और राशि वाले पत्थर, ठीक है ना। हाँ, वही प्रीशियस वाले स्टोन्स को उनका क्या हुआ करता था? व्यापार हुआ करता था। चलो निंदुन जेलियान का वर्णन 2 किताबों में हमने पढ़ा। कौन कौन सी? एक तो याद है आप लोगों को, इंडिका। और एक किताब कौन सी है? शिलापाधिकरण। क्या नाम है? शिलापाधिकरण। इन किताबों को हम वैसे अलग से देखेंगे, लेकिन यही याद रखो कि निंदुन जेलियान का वर्णन किसमें मिलता है? मेगास्थनीज द्वारा रचित इंडिका। और दूसरी कौन सी है? शिलापाधिकरण। दिस इज ऑल अबाउट पांड्य डायनेस्टी। पांड्य डायनेस्टी के बारे में यहां तक याद रहेगा। क्लियर हो गया? नेक्स्ट हेडिंग डालो, चोल वंश, चोल डायनेस्टी। क्या हो गया? हाँ बोलो बोलो, क्या दिक्कत है? हाँ, कौन सा देखना है ना? नेक्स्ट हेडिंग डाल लो, चोल डायनेस्टी। नेक्स्ट हेडिंग डालो, चोल वंश, चोल डायनेस्टी, ठीक है। इनकी राजधानी लिखो सबसे पहले। इनकी राजधानी क्या हुआ करती थी? कैपिटल, राजधानी क्या हुआ करती थी? उरायूर। इनकी राजधानी क्या हुआ करती थी? उरायूर हुआ करती थी। देयर कैपिटल वाज उरायूर, ठीक है ना। इनकी राजधानी क्या हुआ करती थी? उरायूर। सबसे पहले राजधानी लिखो। इनकी राजधानी क्या हुआ करती थी? उरायूर हुआ करती थी। इन्हें कावेरी पट्टनम के नाम से भी जाना जाता था। किस नाम से जाना जाता था? कावेरी पट्टनम। इन्हें कावेरी पट्टनम के नाम से भी जाना जाता था। दे वर ऑल्सो नोन एज कावेरी पट्टनम। क्यों? क्योंकि ये कावेरी नदी के किनारे थे। कौन सी नदी के किनारे? कावेरी नदी के किनारे थे। हमने तीनों में नदी देखी है, नदियों से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। चेर वंश कौन सी नदी के किनारे थे? पेरियार, ठीक है। पांड्य वंश कौन सी नदी के किनारे थे? वैगई। चोल वंश कौन सी नदी के किनारे हैं? कावेरी, ठीक है। चेर वंश का एम्बलम क्या हुआ करता था? अरे बोल लो, धनुष। पांड्य वंश का एम्बलम क्या हुआ करता था? फिश। चोल वंश का एम्बलम क्या हुआ करता है? क्या हुआ करता था?
है ना, क्या हुआ करता था, बाघ हुआ करता था, टाइगर हुआ करता था। समझ में आ रहा है। इनकी कैपिटल, चेर वंश की कैपिटल क्या हुआ करती थी, कौन सी, वज्जी, ठीक है ना। पांड्य वंश की कैपिटल मदुरई, और चोल वंश की कैपिटल उरायूर। चोल वंश की कैपिटल कौन सी थी, उरायूर हुआ करती थी। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। चोल वंश की कौन सी कैपिटल हुआ करती थी, उरायूर हुआ करती थी। लिखो, सबसे अंतिम समय तक चलने वाला वंश चोल वंश था। ये पॉइंट खुद से लिखो फटाफट। सबसे अंतिम समय तक चलने वाला वंश चोल वंश था। और इसको याद रखोगे आप लोग बहुत सिंपल तरीके से। हमने चोल वर्ड का मतलब नहीं देखा अभी। चोल का मतलब क्या होता है, देखो, चोल का अर्थ होता है शासन करने वाला, और इन्होंने अपने मतलब को पूर्णतः सिद्ध किया है। शासन करने वाला, वन हु रूल, करने वाला, द वन हु रूल्स या रूल, ठीक है, शासन करने वाला। और इन्होंने अपने नाम को पूर्णतः सिद्ध किया है। सबसे लंबे समय तक शासन किसने किया है, चोल वंश ने, है ना। कहानी मैंने बताया है पहले भी, और फिर से अभी कई बार कहानियां आएंगी इनकी चोल वंश की, कि किस तरीके से इनके सामंत हुआ करते थे पल्लव वंश के कुछ राजा, ठीक है, और किस तरीके से पल्लव वंश ने इनको ओवरटेक कर लिया, इनको हटा के, और इनको सामंत बना दिया। और इन्होंने बोले कि नहीं, बदला तो लेंगे। और बदला लेने के चक्कर में कितना इंतजार किया इन्होंने, 450 साल तक इन्होंने वेट किया। 200 एडी के बाद 450 साल तक वेट किया, और 4 2 6, करीब 650 एडी के बाद दोबारा चोल वंश उभरा। और 650 एडी के बाद उभरा तो कब तक रहा है, 1200 ईस्वी तक रहा है। समझ में आ रहा है, 1270 1269 एडी तक कौन सा वंश रहा है, चोल वंश। ईयर आप लोगों को याद नहीं रखना है, नॉर्मल इंपॉर्टेंट हो जाए, बस एक फैक्ट रखना याद, ठीक है ना। समझ में आ गया। तो चोल वंश का अर्थ अगर हम बात करें, चेर वंश का अर्थ क्या होता है, देखो ये टेबल तैयार हो रही है, समझ में आ रहा है ना, है ना। चेर वंश का ये क्या लिखे अपन ने, नदी है ये, पेरियार, ठीक है ना, वैगई और कावेरी, ठीक है। चलो मैं शॉर्ट में लिख देता हूं, आप लोग पूरा पूरा लिखोगे, ठीक है ना। पता चल रहा है जब रिवीजन कर रहे हैं तो फिर याद कर रहे हैं, पेरी नदी है, ठीक है ना, इस तरीके से। चलो, तो चेर शब्द का अर्थ क्या होता है भाई, है ना, who reside in mountains, one who reside in mountains। पांड्य, पांड्य वंश का अर्थ क्या होता है, ओल्डेस्ट वन। लेकिन सबसे प्राचीन थे क्या ये, कौन था, चेर था। चोल वंश का, चोल का अर्थ क्या होता है, वन हु रूल, ठीक है ना, जो एक ऐसा कोई जो शासन करने वाला। और इन्होंने अपने नाम को भी सिद्ध किया। सबसे लंबे समय तक कौन शासन किया है, चोल वंश। सबसे प्राचीन कौन थे, चेर वंश, ठीक है ना। यहां तक ये कुछ फैक्ट्स हैं, याद रहेगा। कौन सी नदी के किनारे है चोल वंश, कावेरी, है ना। आप लोग देखोगे तो यहाँ पे ये कृष्णा नदी है, और ये वाली नदी कौन सी है, कावेरी। ये रहा आपका चोल वंश, ये रहा पांड्य वंश, और ये रहा आपका चेर वंश, ठीक है। समझ में आ रहा है ना। तो ये कौन सी नदी के किनारे थे, कावेरी नदी के किनारे बसे हुए थे, ठीक है। इनकी राजधानी हो गई उरायूर। लिखो, सबसे महत्वपूर्ण राजा कौन था, कराइकल, है ना। अब अगर सबसे महत्वपूर्ण राजा को भी अगर टेबल में इंक्लूड कर दें, ये देखो एक टेबल तैयार हो रही है आप लोगों के लिए, एक और टेबल इसको और लिखो, है ना। हमने देखे चेर वंश का सबसे महत्वपूर्ण राजा कौन था, सेन गुतवन, बहुत बढ़िया। चेर वंश का सबसे इंपॉर्टेंट राजा कौन था, सेन गुतवन। चोल वंश का सबसे इंपॉर्टेंट राजा कराइकल, ठीक। अच्छा, ये पांड्य वंश है ना, तो पांड्य वंश में लिखो, यहाँ का सबसे इंपॉर्टेंट राजा कौन था, निंदुन जेलियान, ठीक है। और अब हम लिखने वाले हैं चोल वंश का ना, हाँ, चोल वंश का सबसे इंपॉर्टेंट राजा कौन है, कराइकल, ठीक है। चलो, सबसे महत्वपूर्ण राजा कौन था, कराइकल। सबसे महत्वपूर्ण राजा कौन था, कराइकल। समझ में आ रहा है, क्लियर है। सबसे महत्वपूर्ण राजा यहाँ का कौन है, कराइकल। इसने चोल वंश को पूरे दक्षिण भारत तक सीमित कर दिया। मतलब हमने देखा सबसे लंबे समय तक कौन रहा है, चोल, ठीक है। तो इसने, लिखो, इसने पांड्य वंश एवं चेर वंश पे विजय हासिल की। He got victory over पांड्य एंड चेर डायनेस्टी। इसने पांड्य वंश एवं चेर वंश पे विजय हासिल की। चेर डायनेस्टी पे क्या हासिल की है,
विजय हासिल की है, ठीक है ना। ही गॉट विक्ट्री ऑन पांड्य एंड चेर डायनेस्टी, ठीक है। इसने श्रीलंका पर भी आक्रमण किया है, समझना, अभी देखो कहानी सुनो, लिखने शुरू हो जाते हो एकदम, ठीक है। एक्चुअल में क्या था, इसको किस नदी के किनारे है, कावेरी नदी के किनारे, ठीक है ना। तो ट्रेड वगैरह के लिए इन लोग भी ट्रेड करते थे, ठीक है। तो इसको बनाना था एक कैनाल, क्या बनाना था, नहर बनाना था, कैनाल बनाना था, ठीक है। कैनाल का ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है ना, देखना। इसको क्या बनाना था, एक नहर का निर्माण करना था, कैनाल का निर्माण करना था, लेकिन इसके पास टेक्नोलॉजी, उतने स्किल्ड लेबर नहीं थे, है ना। लेकिन इसको पता चला भाई श्रीलंका के पास तो स्किल्ड लेबर है, तो इसने श्रीलंका पर आक्रमण किया, ठीक है। इसने क्या किया है, श्रीलंका पर आक्रमण किया। देखो कहां पे है, यहां पे है चोल वंश, ये समझ लो पांड्य, और ये क्या है आपका चेर। तो यहां से इसने आक्रमण किया है, किस पर, श्रीलंका पर आक्रमण किया, और यहां से 10,000 सैनिकों को बंदी बना के ले आया ऊपर। सैनिक मतलब वो नहर निर्माण करने वाले वर्कर्स हैं, उनको क्या कर लिया, बंदी बनाकर ले आया, और बंदी बनाने के बाद क्या किया है, उनसे नहर बनवाया है। समझ में आ रहा है ना, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, लिखो, इसने श्रीलंका पर आक्रमण किया, ही अटैक्ड ऑन श्रीलंका, इसने श्रीलंका पर आक्रमण किया एवं नहर बनाने के लिए कारीगरों को बंदी बनाकर ले आया। नहर बनाने के लिए कारीगरों को क्या किया, बंदी बनाकर ले आया। ठीक है, इसका मतलब समझ में आ रहा है। इसका मतलब क्या था कि भाई इसके पास वाटर वाली आर्मी होगी, जल सेना होगी, तभी तो ये इस तरीके का काम, क्योंकि जल के थ्रू गया है, ठीक है ना, तो इस तरीके का काम कर पाया। तो लिखो, दक्षिण भारत में चोल वंश की जल सेना सबसे शक्तिशाली मानी जाती थी। जल सेना दक्षिण भारत की में सबसे ज्यादा चोल वंश की शक्तिशाली मानी जाती थी। जल सेना सबसे ज्यादा पावरफुल कहां की थी, दक्षिण भारत की। Chol dynasty's navy was the strongest one to believe in South Indian dynasty. Yes, Sangam dynasty. ठीक है, अब इसकी चीज तो मिल गई। ये वाला क्वेश्चन भी पूछता है कई बार कि भाई किसने कावेरी नदी पर ब्रिज बनाया। तो अभी हमने पूरी कहानी देख ली है। इसने क्या किया है, श्रीलंका से वर्कर्स लाया है और क्या किया है, कावेरी नदी पर ब्रिज बनवाया है, नदी पर ब्रिज बनवाया। ही कंस्ट्रक्टेड अ ब्रिज इन रिवर कावेरी, इसने कावेरी नदी पर क्या बनवाया है, ब्रिज बनवाया है। इसने कावेरी नदी पर ही कंस्ट्रक्टेड अ ब्रिज इन रिवर कावेरी, ठीक है। चलो, इसीलिए इनका नाम कावेरी पट्टनम पड़ा था। दैट्स व्हाई दे वर नोन एज कावेरी पट्टनम। इनका प्रमुख बंदरगाह कौन सा था, पुहार। इनका प्रमुख बंदरगाह कौन सा हुआ करता था, पुहार। चलो, हाँ, कराईकल का नहीं, पूरे वंश को ही कावेरी पट्टनम बोला जाता था, ठीक है ना। कावेरी पट्टनम बोल दिया जाता था क्योंकि पूरे इन्होंने कावेरी नदी के आसपास बहुत सारा कंस्ट्रक्शन किया, ठीक है। चलो, इसके राजा को क्या बोला जाता था, सॉरी, इनके पोर्ट को क्या बोला जाता था, पुहार। चलो, क्लियर है। एक बार शॉर्ट में रिवीजन करेंगे और फिर बाकी चीजें हम कल देखेंगे, ठीक है। किसके बारे में देखा हमने, चोल वंश के बारे में देखा। चोल वंश में हमने क्या देखा कि चोल वंश का सबसे महत्वपूर्ण राजा, ऐसे बोलो जैसे खाए पिए हो, ठीक है ना। चलो, एक बार टेबल बनाएंगे। चेर डायनेस्टी, चोल डायनेस्टी, चलो पांड्य लिख लो, पांड्य, और लास्ट में चोल डायनेस्टी। बात करें चेर का एम्बलम, सबसे पहले बताओ एम्बलम, फटाफट बोलो। चेर का एम्बलम क्या हुआ करता था, ठीक है, बो, धनुष। इसका फिश, इधर टाइगर,
ठीक है, बात करें इंपॉर्टेंट रूलर, फटाफट बताओ इंपॉर्टेंट रूलर कौन हुआ करता था? सेन गुतवर्ड, इधर का निंदुन जेलियान, और इधर चोल वंश का करायकल। ठीक है, क्या नाम हुआ करता था? करायकल। ठीक है, बात करें रिवर की, किसकी? रिवर। तो इनकी रिवर बताओ फटाफट। रिवर, इनकी रिवर कौन सी होती थी? पेरियार। नेक्स्ट कौन सा है? पांड्य। पांड्य की रिवर वैगई। सबकी आवाज नहीं आ रही है भाई। पांड्य की रिवर कौन सी थी? वैगई। और चोल वंश की रिवर कावेरी। ठीक है ना, रिवर हो गया। इनकी कैपिटल फटाफट बताओ, कैपिटल वज्जी। पांड्य की मदुरई, और इनकी उरायूर। अरे देख के बोल लो, क्या नाम था? उरायूर। ठीक है ना, चलो और क्या देखे थे हमने? रिवर हो गया है ना, एमएलएम हो गया, इंपॉर्टेंट रूलर हो गया, कैपिटल हो गया। चलो और क्या देखे थे? हाँ क्या? मीनिंग, अर्थ। चलो मीनिंग क्या हुआ करती थी? कौन सा? चेरवंश। शेर की अर्थ वन हु रिसाइड इन माउंटेन्स। ठीक है, पांड्य का अर्थ सबसे प्राचीन, ओल्डेस्ट वन। ठीक है, और इसका अर्थ किसका? चोल वंश का अर्थ क्या था? शासन करने वाला, वन हु रूल। समझ में आ रहा है ना? ये सारी चीजों का रिवीजन करते रहिएगा, है ना। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग।